So hello students, here I am with the solutions of JEE Advanced 2021 second paper, fourth section, that's the last section. एक नॉन नेगेटिव इंटीजर टाइप सेक्शन है ये। इसको शुरू करने से पहले आपको ये बता दूं, हमने 2017 से लेकर अभी तक के हर एक पेपर को बहुत अच्छे से सॉल्व किया है। 21 तक के सेक्शन वाइज वीडियोस आपको इसी प्लेलिस्ट में मिलेंगे, आप चेकआउट कर सकते हो। साथ ही साथ रियल जेई एडवांस सीरीज, जिसमें आपको क्वेश्चंस बहुत अच्छे से मिलेंगे, बहुत अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं, वो भी प्लेलिस्ट अवेलेबल है, आप कर सकते हैं। और बाकी जितने भी प्लेलिस्ट हैं वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। आप चैनल को टू द बेस्ट यूज़ कर सकते हैं अपनी प्रिपरेशन में। और अगर आप और वेल स्ट्रक्चर्ड और डिटेल्ड प्रिपरेशन चाहते हैं मेरे साथ, तो केम आईआईटी ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं। अपनी सीरियस जेई एडवांस प्रिपरेशन की जो जर्नी है वो आप शुरू कर सकते हैं मेरे साथ। आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहाँ से ऐप इंस्टॉल करिए और उसके अंदर आप स्टोर सेक्शन में जाएंगे तो आपको बहुत सारे कोर्सेज मिलेंगे, पार्शियल कोर्सेज मिलेंगे, बट मैं आपको कुछ 3 कंप्लीट कोर्सेज के बारे में बता देता हूँ। सो दीज आर अवर 3 कोर्सेज, फिजिकल, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। एंड टिपिकली अभी ये जेई 2025 स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा रिकमेंडेबल है, क्योंकि 24 वाले बच्चों को अब थ्योरी करने की खास ज़रूरत है नहीं, क्योंकि मैं मान के चल रहा हूँ कि थ्योरी उन्होंने ठीक से कर ली होगी। बट स्टिल अगर वो चाहें तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अभी कर सकते हैं, अभी भी समय है। अगर उनका बॉन्डिंग और कोऑर्डिनेशन वाला पार्ट हुआ पड़ा है, उनको रिएक्शंस वाले पोर्शन में दिक्कत है, तो अभी भी इसको करने का टाइम है। बट ऑर्गेनिक और फिजिकल अब अगर आपका छूट गया है, रह गया है, तो अब आपके पास बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं बच पाता। मेरे से करने का तो बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं है। बाकी आप इधर उधर कूड़े कचड़े क्रैश कोर्स में जा सकते हैं, वहाँ आपको शायद कुछ मिल जाए, मनोरंजन ही सही, कुछ तो मिलेगा, कर सकते हो। बाकी ये कोर्स अभी हाईली रिकमेंडेड है, कंप्लीट केमिस्ट्री प्रॉब्लम सॉल्विंग। यहाँ हम बहुत अच्छे जेन्युइन एडवांस लेवल के प्रॉब्लम्स कर रहे हैं, तो ये 24 वाले स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। जो बच्चे इन कोर्सेज में एनरोल्ड हैं उनको ऑलरेडी ये क्वेश्चंस सेम कॉपी पेस्ट वीडियोस यहाँ भी उनको मिल रही हैं, ठीक है। तो ये रही बातें। और 26 वाले बच्चों के लिए जस्ट वेट फॉर 2-3 डेज, मैं आपके लिए बहुत अच्छे कोर्सेज डिज़ाइन कर रहा हूँ और फिर आपके सामने लेकर आता हूँ, वेल स्ट्रक्चर्ड प्रिपरेशन कराऊंगा कंप्लीटली 2 साल के लिए आपकी। फिर एक रिक्वेस्ट रहेगा, जो भी सीनियर स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मेरे साथ पढ़ाई की है कंटिन्यूसली, तो अगर उनको लगता है कि यार सच में टॉप लेवल की पढ़ाई हो रही है अफोर्डेबल कीमतों पे, तो आप बिल्कुल अपने जूनियर्स को तो रिकमेंड करने से बिल्कुल संकोच मत कीजिए, आप खुल के रिकमेंड करिए। तो इससे ज़्यादा ऑडियंस मेरे पास भी आएगी और बच्चों को अच्छे कॉन्सेप्ट्स पढ़ने का मौका मिलेगा, ये भी बात है, ठीक। तो चलिए आते हैं फिर अपने लास्ट सेक्शन की तरफ। लास्ट सेक्शन ऑफ द पेपर, एंड हियर इट इज। This is actually non-negative integer type having +4 and no negative marking. ये है थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन। और जैसा कि अगर आप मुझे थोड़ा भी जानते हैं तो आपको पता होगा थर्मोडायनेमिक्स इज़ वन ऑफ माय पर्सनल फेवरेट्स। तो उन्हीं में से एक ये क्वेश्चन अच्छा डिज़ाइन किया गया है, देखते हैं। यहाँ पर एक ग्राफ बना हुआ है और बताया गया है कि 1 मोल आइडियल गैस का है और उन्होंने 2 रिवर्सिबल प्रोसेस कराए हैं उस आइडियल गैस को लेकर, प्रोसेस 1 फॉलोड बाय प्रोसेस 2, और बोला गया है कि वर्क डन बाय द गैस इन द 2 प्रोसेसेस आर सेम। वर्क डन सेम है, ln v3/v2 की वैल्यू बताइए। अब देखो, जिन बच्चों ने हमारे साथ पढ़ाई की है उनको ये क्वेश्चन मॉडरेट लेवल का लगेगा, लेकिन अगर आपके कॉन्सेप्ट्स थोड़े भी हिले हुए हैं तो आपको ये बहुत टफ लग सकता है, ठीक है।
मॉडरेट लेवल का सवाल है, बट हाँ इस बात की तारीफ करनी होगी कि चलो ठीक है, डिजाइन थोड़ा अलग तरीके से किया है तो अच्छा लग रहा है देख के। चलिए देखिए, और अदर देन ऐसा नहीं है कि आसान क्वेश्चन है, जिन बच्चों ने पढ़ा है ढंग से उनके लिए आसान है, ये बोल रहा हूं। पढ़ोगे तब तो सब आसान है, कोई दिक्कत नहीं। अब पहली बात ना बेटा, आपको पहचानना पड़ेगा कि ये प्रोसेस है कौन से, ये प्रोसेस है कौन से। तो ये जो प्रोसेस नंबर 2 है, ये तो बहुत आराम से दिख जाता है। कैसे? ये दिख जा रहा है ना कि u बाय आर कांस्टेंट है, मतलब u कांस्टेंट है, मतलब डेल्टा u कांस्टेंट है, सॉरी डेल्टा u जीरो है। डेल्टा u जीरो है। डेल्टा u जीरो कब होता है? अरे जब टेम्परेचर में कोई चेंज ना आ रहा हो तब होता है। एनसीवी डेल्टा टी होता है डेल्टा u फॉर आइडियल गैसेस। तो ये कुछ और नहीं, आइजोथर्मल प्रोसेस है, आइजोथर्मल रिवर्सिबल। थोड़ा हिंट भी मिल रहा होगा आपको, याद है डिराइव किए हो ना, वर्क डन इन आइजोथर्मल रिवर्सिबल। जी हाँ, ये वाला टर्म आता है उसमें, ln v फाइनल अपॉन v इनिशियल, ये टर्म उसमें आता है। जी हाँ, तो ये ठीक है, ये बात हुई हमारी आइजोथर्मल है। अब ये वाला जो प्रोसेस है ना, इसमें बहुत लोगों को मैंने देखा तुक्का मार देते हैं, अरे इंटरनल एनर्जी कम हो रही है ना तो एडियाबैटिक है। अरे ऐसे थोड़े ना होता है कि एक आइजोथर्मल है तो एक एडियाबैटिक ही होगा। कुछ लोगों को, कुछ मास्टरों को भी ऐसे सॉल्व करते देखा है मैंने, इंटरनल एनर्जी कम हो रही है ना तो एडियाबैटिक है। ऐसे नहीं होता, ये कॉन्सेप्ट हीन लोग ऐसे बात करते हैं, है ना। आप ऐसे बात नहीं करिए। आपको बहुत क्लियरली दिख रहा है कि ये जो प्रोसेस है, ये जो प्रोसेस है, ये वन जिसका नाम दिया गया, इसमें एंट्रोपी कांस्टेंट है। एंट्रोपी कांस्टेंट याद आया कुछ? जी हाँ, ये एक आइसोएंट्रोपिक प्रोसेस है, ये एक आइसोएंट्रोपिक प्रोसेस है। और आइसोएंट्रोपिक प्रोसेस फॉर अ सिस्टम, एक ही प्रोसेस हुआ है, आपने तो जो पढ़ा है उसमें कौन सा है? वो है एडियाबैटिक रिवर्सिबल। जी हाँ, एडियाबैटिक होगा, एडियाबैटिक। बट ये इंटरनल एनर्जी कम हो रही है तो एडियाबैटिक, ऐसा कंक्लूड नहीं कर सकते मेरे भाई, आप ऐसा नहीं कर सकते कंक्लूड, है ना। आपको थोड़ा एंट्रोपी के हिसाब से जाना पड़ेगा। और एडियाबैटिक रिवर्सिबल में आपको पता है एंट्रोपी चेंज क्यू रिवर्सिबल बाय टी होता है। तो एडियाबैटिक रिवर्सिबल जब बात करते हैं जब हम एडियाबैटिक रिवर्सिबल की बात करते हैं तो ये जीरो होता है, तो डेल्टा एस जीरो हो जाता है। और यहां भी दिख रहा है कि डेल्टा एस जीरो है, तो ये पक्का हो गया है ये बात कि ये कुछ और नहीं, एडियाबैटिक प्रोसेस है। यहां तक बात क्लियर हो गई? बिल्कुल क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। अब बोला गया है कि वर्क डन सेम है, तो पहले वाले पाथ में क्या वर्क डन होगा? तो बिल्कुल एन सीवी डेल्टा टी होगा। सीवी भी बता दिया है, 5/2r है। एन 1 है, 5/2r डेल्टा टी, दैट इज T2 माइनस T1, T2 माइनस T1 इज इक्वल टू, ये आइजोथर्मल का वर्क डन आपको पता है, -2.303। खैर यहाँ ln ही चाहिए तो ln ही देखो, माइनस एन आर टी, n इज 1, r t। अब यहां t कौन सा आएगा? जो यहां t था। और ये कौन सा t है? ये T2 है, तो यहां T2 आएगा। माइनस एन आर T2 ln V3/V2 आ जाएगा। ऐसा बहुत आराम से कैलकुलेट हो जाएगा, ln V3/V2। खैर अब आप बोल सकते हो कि सर यहां पर कुछ वैल्यूज नहीं दी हुई हैं, बट आसानी से समझ आ रहा है। दिस इज एक्चुअली डेल्टा यू, ये डेल्टा यू है, ये डेल्टा यू है, और यहां से डेल्टा यू दिख रहा है, दिख रहा है आता हुआ, ये देखो डेल्टा यू दिख रहा है। कितना कितना डिक्रीज हुआ है? u बाय आर में कितना डिक्रीज हुआ है? डेल्टा u बाय आर कितना डिक्रीज हुआ है? ये डिक्रीज हुआ है 1800 माइनस 1800। सो व्हाट इज डेल्टा u? डेल्टा u इज एक्चुअली माइनस 1800 आर। आ गया माइनस 1800 आर। यूनिट्स जूल्स में है, ठीक है कोई बात नहीं। अब आर है, अब आर की जो यूनिट आपको लेना है ले लीजिए, जूल्स में ही ले लीजिए,
तो डेल्टा यू आ गया। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि दिस इज इक्वल टू, और ये भी बोला है कि 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट 900 केल्विन, तो हमें T1 का भी पता है, ये 900 केल्विन पे था शुरू में, तो कैसे T2 आ जाएगा? ऑब्वियसली आ जाएगा। कैसे? 5/2R T2 minus T1 which is 900 is equals to 1800R, ये माइनस 1800R इक्वेट कर दो, यहां से T2 ले आओ। अब कुछ नहीं, कैलकुलेशन बचा हुआ है, कैलकुलेशन बचा है, यहां से आप T2 ले आइए और T2 को यहां पुट करिए और फिर ये वैल्यू निकाल लीजिए। निकाल देते हैं, R और R काट दो, ये कुछ आ रहा है T2 माइनस 900 इज इक्वल्स टू minus 1800 into 2/5 which is 360, which is 360, and it is minus 720, तो कितना आ गया ये? T2 minus 900 is equals to minus 720. So T2 is coming out to be 180 Kelvin. आ गया T2 आ गया भाई, देख लो सिंपली। T2 is 180 Kelvin, यहाँ 180 डालिए और ये एक्चुअली इक्वल किसके है? ये इक्वल है माइनस 1800R के, क्योंकि दिस इज द वर्क डन, दिस इज द वर्क डन, दिस इज इक्वल टू डेल्टा यू। बस कैलकुलेट कर लीजिए, कर देते हैं। चलिए यहीं पर इसको हटाता हूं मैं। क्या लिखा मैंने? माइनस RT माइनस NR T2 कितना आया? 180 इंटू ln V3/V4 is equals to delta U, which is also the work done, which is minus 1800R, minus 1800R। ये R और R माइनस माइनस साइन के साथ कटा, और अब आप पा सकते हैं ln V3/V4 is equals to 10, ln V3/V4 is equal to 10. Okay, so this is the final reported answer, 10. चलिए ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा था क्वेश्चन, इजी बहुत ज़्यादा भी नहीं था और बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं था, बट अच्छा डिज़ाइन अच्छा किया था। सो क्वेश्चन नंबर 18, ये जो क्वेश्चन है थोड़ा फिजिक्स वाली कैटेगरी का क्वेश्चन है, बट ठीक है, बच्चों के लिए तो आसान है, वो फिजिक्स भी ठीक ठाक लेवल का पढ़े रहते हो। मेरी फिजिक्स की कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से क्लियर नहीं है, ठीक है, बट ये बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है तो बताया जा सकता है। चलिए क्या बोला जा रहा है यहाँ पे? बोल रहा है कि हीलियम एटम है वो फोटोन एब्जॉर्ब कर रहा है। फोटोन वही जैसे आप सोचते हो फोटोन को, बट ऐसा होता नहीं है, बट ऐसे ही सोचते हैं अपन। चलो बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अभी तो इमेजिन ही करना है थोड़ा सा। फोटोन है, चल के आ रहा है, वो पार्टिकल है तो पार्टिकल की तरह मानो। अब पार्टिकल है, कोई पार्टिकल है, वो चल के आ रहा है, और यहाँ पर हीलियम एटम है, ये हीलियम एटम है। अब ये बोला गया कि ये फोटोन है, ये शुरू में रेस्ट में था एटम, और ये फोटोन इस पे आया और एब्जॉर्ब हुआ, और एब्जॉर्ब होने के बाद अब कोई इलेक्ट्रॉन नहीं निकल रहा है, वो बस एब्जॉर्ब हो गया और ये मोशन में आ गए, ये मोशन में आ गए, वेलोसिटी आ गई इसकी कुछ, ये मोशन में आ गया, v वेलोसिटी आ गई। तो बताना है कि इसकी वेलोसिटी में चेंज कितना आया। अब मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि शुरू में इसकी कोई वेलोसिटी नहीं थी, तो यहाँ जो वेलोसिटी इसकी हुई है आफ्टर दैट फोटोन अब्जॉर्प्शन, जो इसकी वेलोसिटी हुई है वही इसकी चेंज इन वेलोसिटी होगी। और ये बोला गया है कि मोमेंटम कंजर्व्ड है, मोमेंटम कंजर्व्ड है इसका मतलब m1 v1 प्लस m2 v2 ऐसे ही करते हो ना, इनिशियली जो टोटल मोमेंटम है और आफ्टर दैट जो टोटल मोमेंटम है वो सेम होगा। इनिशियली देखा जाए तो ये रेस्ट पे था और फिर ये दोनों मिलके मोशन में आ गए, तो इनिशियली जो मोमेंटम है इट इज ऑल बिकॉज ऑफ दैट फोटोन। और डी ब्रोगी वेवलेंथ आपको पता है लैम्डा इज इक्वल टू h बाय p होता है, यहाँ पर ये p मोमेंटम है फोटोन का,
तो मैं ऐसा बोल सकता हूं दैट P is equals to h by lambda. This is the momentum before it strikes that atom, and after it get absorbed in the atom, and atom continues its motion. Suppose its velocity achieved is v and its mass is m. m v कर सकता हूं मैं, और इसी v को मैं डेल्टा v भी लिख सकता हूं, क्या दिक्कत है? इसी v को मैं डेल्टा v भी लिख सकता हूं, बिकॉज इनिशियली उसका कोई मास, कोई वेलोसिटी थी नहीं, तो चेंज इन वेलोसिटी पूछा है, तो उसको मैं डेल्टा v भी बोल सकता हूं. तो ये फाइनल मोमेंटम है, ये पहले वाली मोमेंटम थी, तो क्या मैं इन दोनों को इक्वेट कर सकता हूं? आप बोलोगे हाँ सर कर सकते हो, क्या दिक्कत है, कर दो इक्वेट. h by lambda is equals to m डेल्टा v. ये इक्वेट होने के बाद बनेगा, तो यहां डेल्टा v क्या आ जाएगा? डेल्टा v आ जाएगा h अपॉन लैम्डा m. तो अल्टीमेटली अब हमारा एम है इसे कैलकुलेट करना, h अपॉन लैम्डा m. ठीक है, इसे कैलकुलेट करना है. h अपॉन लैम्डा m इज अवर डेल्टा v. सो डेल्टा v इज h अपॉन लैम्डा m. अब एक गलती यहां बच्चे कर सकते हैं, यहां पर एक एटम की बात हो रही है, तो मास एक एटम का चाहिए होगा. अब u h कितना है? 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 34. ध्यान रखना जूल सेकेंड है ये. देन अपॉन लैम्डा, तो लैम्डा इज 330, शायद 330, यस 330 नैनोमीटर्स, 10 की पावर माइनस 9 मीटर्स. एंड m मास, तो मास है 4, बट ध्यान रखिए यहां पर केजी में करना पड़ेगा, ग्राम में. यहां पर एक गलती बच्चे कर सकते हैं, ये केजी में करना पड़ेगा इसको. 4 मैं बता दे रहा हूँ केजी में, अरे जूल है ना यार, जूल मतलब वो न्यूटन में आएगा, न्यूटन 1 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर. अब ये सब बताने वाली बात थोड़ी ना. हाँ सिली मिस्टेक हो सकती है, जल्दी जल्दी में नहीं देखो, बट अब जूल है तो अब ये केजी में रहना चाहिए ना मास. तो ये m, अच्छा ये तो मास हुआ एक मोल का, हमें एक एटम की बात हो रही है, तो एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा. तो ये है भाई, ये है डेल्टा v. बट ध्यान रखो यहाँ पे जूल यूज हुआ है जो कि न्यूटन से रिलेटेड होता है, तो मीटर पर सेकंड में बात हो रही है अभी. ये आंसर आएगा मीटर पर सेकंड में. अब इसमें अगर हमने 100 इंटू कर दिया तब हम पहुंच जाएंगे सेंटीमीटर पर सेकंड, जो कि हमको चाहिए. समझ गए बात? तो इंटू 100 मैंने क्यों किया? क्योंकि मुझे सेंटीमीटर पर सेकंड में फाइनल रिजल्ट चाहिए. अब इसको कैलकुलेट कर लो, और कैलकुलेट करने के बाद एक बार मैं कर देता हूँ. 10 की पावर माइनस 11 हो गया. जी हाँ, ये 10 की पावर माइनस 11 हो गया, माइनस 11. ये 10 की पावर माइनस 12 है, तो ये हो गया 10 की पावर ऑफ प्लस 1, दैट इज 10. तो ये हो गया 0 0 कैंसिल. अब अगर देखा जाए तो ये 33.1 एंड 33.2, कैलकुलेशन कुछ खास है नहीं. और इसको देख लो आप, 3 ये 2, ये हो गया 0.1. सो दिस इज 0.1 इंटू 100 इज 10, एंड 10 इंटू 3 इज 30. यस, सो 30 सेंटीमीटर पर सेकेंड इज योर फाइनल रिपोर्टेड आंसर. इजी क्वेश्चन ही है, बट वही है, थोड़ा सिली मिस्टेक बच्चे कर दें तो कर दें बस. बाकी अगर आप थोड़ा केयरफुली करोगे तो इसमें गलती होने के कोई खास चांसेस है नहीं, तो आसान है, 4 नंबर आपको मिल सकता है इसमें. देन द लास्ट क्वेश्चन, ये कुछ ज़्यादा ही आसान क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें बच्चे को नहीं भी पता है तो वो तुक्का मार लेगा, ऐसा क्वेश्चन है. ClO2 की ओजोनोलिसिस करी जा रही है और ऑक्साइड ऑफ क्लोरीन मिलेगा. ऑब्वियसली ClO2 की ओजोनोलिसिस का मतलब है कि ऑक्सीडाइज हो रहा है ClO2. इट इज़ गेटिंग ऑक्सीडाइज विथ ओजोन, और ये आपको पता होना चाहिए कि ओजोन इसको ऑक्सीडाइज करता है ClO3 में, जो कि एक्चुअली अपने डाइमर के फॉर्म में प्रेजेंट होता है Cl2O6 के फॉर्म में. और ओजोन नेसेंट ऑक्सीजन देकर फिर अपना एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल छोड़ देता है. ये रिएक्शन है ब्लॉक केमिस्ट्री का, पढ़ाया हुआ है हमने, देख सकते हैं आप लेक्चर्स के दौरान, आपको बताया गया होगा. तो ClO3 में कन्वर्ट होता है. अब देखो, अब ये तो था, अब ये +4 में है यहाँ पर.
अब इसको ऑक्सीडाइज करना है तो ऐसा भी तुक्का मार सकते हो आप कि ओजोन है, O2 प्लस ऑक्सीजन है, तो एक ऑक्सीजन इसको चिपका देंगे। बट ये तुक्का कोई हमेशा सही नहीं होता है, कोई मैकेनिज्म नहीं है, पता होना चाहिए रिएक्शन। ये कोई हमेशा ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है एक ऑक्सीजन है तो एक ऑक्सीजन चिपका दो, ऐसा नहीं। कुछ लोग करते हैं ऐसा कि हाँ एक चिपका दो, वो यहाँ फिट हो जा रहा है, ऐसे चलता नहीं है रिएक्शन, ठीक है। तो ठीक है, ये पता है तो ठीक है। और यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है, इसलिए उन्होंने एवरेज लिख दिया है कि भाई अगर आप यहाँ देखें तो भी एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन इन दिस ऑक्साइड, कुछ भी ले लो +6 ही आएगा, एवरेज तो +6 ही आएगा। सो करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन इज +6। ओके, तो ये रहा आपके लिए जेई एडवांस पेपर 2021 भी ख़त्म होता हुआ। और अब हम रियल जेई एडवांस सीरीज़ को भी यूट्यूब पर कंटिन्यू करने वाले हैं, बहुत ही कंसिस्टेंसी के साथ वो भी करेंगे। और साथ में प्रॉब्लम सॉल्विंग जो लेक्चर्स हमारे ऐप पर आ रहे हैं कंटिन्यूसली, वो तो आते ही रहेंगे। तो बिल्कुल, अगर आप कंफ्यूज है ना अभी कि मैं क्या करूं, बस आप मेरे प्रॉब्लम सॉल्विंग लेक्चर्स कर लो और PYQs कर लो, मोर देन इनफ है। अगर थ्योरी अच्छे से पढ़े हो और क्वेश्चंस की तलाश में हो, बस इतना कर लो, 100 के ऊपर नंबर आप ला सकते हो इतना करके। अब उसके ऊपर फिर आपकी स्किल है, आप जैसा कर लो उस दिन, ठीक है। तो बहुत हेल्प मिलेगा आपको, ट्राई कर सकते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।